हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक एडुकेशन। हम लोग साइमल्टेनियसली दो चैप्टर को देख रहे हैं। फिजिक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लोग ने दो वीडियो देखा, एक इलास्टिसिटी का वीडियो था और दूसरा स्ट्रेस। इलास्टिसिटी मतलब सिंपली आप बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया और उस बॉडी का शेप डिफॉर्म हो गया और जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, जैसे कि स्प्रिंग। अब इलास्टिसिटी में भी हम लोग तीन पार्ट देखें। एक होता है अपना परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का मतलब है कि जिस शेप में ओरिजिनल था उसी शेप में फोर्स अप्लाई किए तो डिफॉर्म हो गया और जैसे ही फोर्स रिमूव किए उसी शेप में वो वापस आ गया। दूसरा पार्शियल इलास्टिक मटेरियल। पार्शियल मतलब यानी फोर्स लगाने पे डिफॉर्म हो जाएगा, फोर्स को छोड़ने पे वो जो है अपने ओरिजिनल शेप को ऑब्टेन करने का कोशिश करेगा लेकिन ओरिजिनल शेप में नहीं पहुंचेगा, मतलब उसमें थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी का नेचर रहेगा। और तीसरा है प्लास्टिसिटी, जिसको आप बोलते हैं प्लास्टिक भी बोल सकते हैं, यानी ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें परमानेंट डिफॉर्म हो जाए। जैसे मड, यानी मड को आप चाहे आटा का गोला जो है बॉल है, आप अगर पंच करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। वैसे ही स्ट्रेस, अगर हम किसी बॉडी पे अप्लाई लोड करते हैं तो डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में बॉडी कहीं ना कहीं डिफॉर्म हो रहा है, उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में बॉडी जो है रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा, वो रोकने की कोशिश करेगा कि डिफॉर्मेशन ना हो, और उसी को आप बोलते हैं स्ट्रेस। ऐसे भी लास्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस वाले वीडियो में अगर आप मिस किए हैं तो जरूर उसको देखें ताकि और आपको डिटेल में, ये तो एक रिकैप्चुलेशन है कि रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहा जाता है। और सिंपली आप बोलते हैं कि कोई भी बॉडी पे लोड अगर लगता है तो मटेरियल का दो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, एक होगा स्ट्रेस, दूसरा होगा स्ट्रेन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेन पे। स्ट्रेन इट इज फ्रैक्शन ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन, यानी ये जो है डायमेंशन के चेंज के फ्रैक्शन को दिखाता है, यानी ओरिजिनल डायमेंशन बाई चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन को ही हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। यानी स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन। अब यहां पे अगेन थोड़ा सा कंपैरिजन करें स्ट्रेस और स्ट्रेन को, तो स्ट्रेस अगर हम देखें तो स्ट्रेस को हम लोग क्लासिफाई किए थे अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में कि सर स्ट्रेस जो है वो दो तरीके को देखने को मिलता है। एक होता है अपना नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसको हम लोग शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। नॉर्मल यानी नाम से ही झलक रहा है परपेंडिकुलर। हम लोग वहां पे देखे थे, एक कट सेगमेंट लिए थे, कट सेगमेंट का स्टडी किए थे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहां पे देखें तो बोल सकते थे कि सर मान लीजिए कि स्ट्रेस के लिए हम लोग कोई बॉडी सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा कोई बॉडी है। अब इस बॉडी पे मान लीजिए कि कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस।
मान लीजिए कि दिस आर एक्सटर्नल फोर्सेस। अब यहां पे हम लोग याद कीजिए कि हम लोग एक कट सेगमेंट लिए थे, और कट सेगमेंट पे हम लोगों को देखने को मिला, ये मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख दें कि F1 F2 F3 F4। तो यहाँ पे अब क्या है कि बोल सकते थे कि अगर हम इसका हाफ पार्ट को कंसीडर करें, मान लीजिए कि हम यहाँ बस इतना दूर को सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये कट सेगमेंट। अब कट सेगमेंट में बोल सकते थे कि सर इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सब रेजिस्टिंग फोर्स लगा रहा होगा रोकने के लिए कि डिफॉर्मेशन नहीं हो। ये दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। हम एक कट सेगमेंट अंदर की भाग को देख रहे हैं, इंटरनल फोर्स का स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस मतलब एनालिसिस ऑफ इंटरनल फोर्सेस। सो यहां पे अगर हम देखें तो बोल सकते थे कि सर इन एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में अंदर का जो फोर्स है, मान लीजिए अब इसको हम लोग टोटल जो भी फोर्सेस लग रहा था हर पार्टिकल का, उसका एक सिंपल हम लोग रिजल्टेंट फोर्स लेते हैं, जो उसके सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड पे लग रहा है। अब यहां पे ये रिजल्टेंट फोर्स है, तो अब इस रिजल्टेंट फोर्स का अपने को दो कंपोनेंट देखने को मिलेगा। एक कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर, जो सेक्शन है उसके परपेंडिकुलर, थोड़ा कलर चेंज कर ले, मान लीजिए कि एक कंपोनेंट है ये, और दूसरा कंपोनेंट जो है अपना वो कुछ ऐसा है। दो कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पे एक कंपोनेंट आप ये बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, और ये बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स, तो यहां पे अभी आपके पास दो कंपोनेंट है रिजल्टेंट फोर्स का, यानी रेजिस्टिंग फोर्स जो लग रहा है। और याद कीजिए कि उस वीडियो लेक्चर में हम लोग जब स्ट्रेस पे बात कर रहे थे तो आपसे हमने बात किया कि बैलेंस ऑफ फोर्सेस पे। अब अगर मान लीजिए कि कोई पूछे कि ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैसे निकाला जाए, हाउ यू विल डिटरमाइन, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मान के चलते हैं कि अपना जो है ये हो जाएगा नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। अब ये क्यों बात कर रहे हैं, तो नेट फोर्स में दो तरीके के फोर्स की बात होगा, एक तो टेंजेंशियल में और एक नॉर्मल में। तो इसलिए अगर हम देखें तो बोल सकते थे कि सर यहां पे नॉर्मल स्ट्रेस में जो है, नॉर्मल स्ट्रेस में अपने को दो पार्ट देखने को मिलेगा। एक है अपना टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा हो जाएगा अपना कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब हो गया कि अब मान लीजिए, ये तो एक सिंपल हम लोग यहाँ पे नॉर्मल केस लेके बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उसमें बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स आप लगा के नेट फोर्स को 0 करके आप नॉर्मल फोर्स को या टेंजेंशियल फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। सेम वे अब यहां पे मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी है, ये हमारा कोई बॉडी है मान लीजिए, अब इस बॉडी पे टेंजेंस, यहां पे नॉर्मल कहने का मतलब हो गया कि इस क्रॉस सेक्शनल के
नॉर्मल में फोर्स लगना। यहां पे अब ये कोई बार है, सिलेंडर है, कुछ भी है या मटेरियल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसको हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं और इसका लेंथ चेंज हो गया। तो अब यहां पे ये जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, इस स्ट्रेस को बोलेंगे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि ये नॉर्मल है और टेंसाइल नेचर का है, मतलब हम खींच रहे हैं इसको, तो इसलिए Fn/A लिखेंगे। लेकिन कंप्रेसिव में क्या होगा? कंप्रेसिव में मान लीजिए कि आपके पास ये कोई मटेरियल है, अब इस पे अगेन हम लोग फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो कंप्रेसिव नेचर का होगा, यानी उसको कंप्रेस कर रहा होगा। लेकिन ये भी फोर्स जो है वो नॉर्मल ही है, नॉर्मल ही है, यानी नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब यहां पे भी हमारा जो ये रिलेशन रहेगा, अगर आप खुद देखें तो अब यहां पे आप बोल सकते हैं सर ये रेजिस्टिंग फोर्स है और हम लोग यहाँ Fl ले रहे हैं। तो बेटा ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए कि कोई भी कट सेक्शन लेते हैं, मान लीजिए कि इसके अंदर रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है Fr, इस नॉर्मल फोर्स के अगेंस्ट में जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुआ, स्ट्रेस का मतलब है कि डिफॉर्मेशन जो हो रहा है उसके अगेंस्ट में आप रेजिस्टिंग फोर्स लगा रहे हैं। तो यहां पे रेजिस्टिंग फोर्स Fr है, तो Fr/A को आप बोल रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस। अब यहां पे अगर हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस देखें तो बोल सकते थे कि सर अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो Fr जो होगा वो Fn के इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। नेट फोर्स जीरो, बैलेंस ऑफ फोर्सेस। हम वहां पे भी बात किए थे कि जो कंपोनेंट, इसमें मोमेंट भी क्रिएट होता है जिसको टॉर्क भी बोलते हैं और ट्विस्टिंग भी हो सकता है, लेकिन वो हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है। हम लोग सिंपल देख रहे हैं कि बॉडी में जो है दो तरीके के अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स नॉर्मल अगर होता है तो उस नॉर्मल फोर्स के अगेंस्ट में बॉडी के अंदर रेजिस्टिंग फोर्स उसी किसी कट सेक्शन एरिया पे आपको देखने को मिलेगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन में Fr और Fn सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए आप यहां पे ये जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है ये इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यहां Fn/A लिख रहे हैं। दोनों के सिचुएशन में Fn/A हो सकता है। यहां पे भी मान लीजिए आप अगर कंप्रेस्ड कर रहे हैं तो इस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में बॉडी भी जो है एक फोर्स लगाएगा, रेजिस्टिंग फोर्स। Fr यहां पे रेजिस्टिंग फोर्स हम बोलते हैं और स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन टॉपिक हमारा है स्ट्रेन। अब मान लीजिए कि उस फोर्स के कारण, मान लीजिए कि ये हमारा बॉडी है अब जिसमें स्ट्रेस इंड्यूस हुआ। तो पहले हम लोग मान के चलते हैं कि ये बॉडी पे पुल फोर्स लगाते हैं नॉर्मल में। अब यहां पे बोल सकते थे कि सर इस बॉडी का ओरिजिनल लेंथ मान लीजिए कि ये L है और ये फोर्स लगाने के कारण अब इस बॉडी का लेंथ चेंज हो गया।
इस बॉडी का लेंथ चेंज हो गया। अब लेंथ हमारा जो हो गया, मान लीजिए ये एफ एन और लेंथ अपना हो गया एल प्लस डेल्टा एल। सो अब आप बोल सकते थे कि सर स्ट्रेन हमारा जो है वो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन है। ओरिजिनल डायमेंशन, तो यहां पे एप्सिलॉन से इसको दिखाते हैं, और एप्सिलॉन में आप बोल सकते थे कि सर यहां पे नॉर्मल में फोर्स जब लगाएंगे, अगर वो स्ट्रेच अगर हो रहा है तो यहां पे चेंज इन लेंथ जो होगा, कितना से चेंज हुआ लेंथ, अब बोल सकते हैं डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ कितना था एल। तो अगर आप पुल फोर्स लगाते हैं, पुलिंग खींचते हैं, स्ट्रेच क्रिएट करते हैं, तो उस सिचुएशन में ये जो आपको स्ट्रेन मिल रहा है, तो इसको टेंसाइल स्ट्रेन भी आप बोल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, क्योंकि ये रिलेशन हमको मिला अगर हम बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं तब जाके। अब अगर यहां पे यानी बोल सकते थे कि सर स्ट्रेन भी अपना यहां पे दो तरीके का देखने को मिल रहा है, एक है टेंसाइल स्ट्रेन और एक है अपना कंप्रेसिव स्ट्रेन। जैसे वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस होता था, नॉर्मल स्ट्रेस का दो पार्ट था, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, वैसे ही स्ट्रेन में यहां पे टेंसाइल स्ट्रेन हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेन हो गया, और यहां पे शियर स्ट्रेन भी देखने को मिलेगा। शियर स्ट्रेन क्या है, ऑलरेडी हम लोग यहां पे टेंसाइल को देख चुके। अब बात हम लोग करते हैं यहां पे कि सर शियर स्ट्रेन में क्या हो सकता था, या आपसे कोई पूछता कि सर कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या हो सकता था, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन में भी आप ऐसा ही दिखा सकते थे कि सर ये कोई मटेरियल है और मान लीजिए कि आप इस पे कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगा रहे हैं, ये नॉर्मल ही है, नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसका लेंथ मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ एल है। अब ड्यू टू फोर्स ये बॉडी डिफॉर्म हो गया, और अब इसका लेंथ जो है मान लीजिए कि ये एल माइनस पहले के लेंथ से कम हो गया, और ये लेंथ अब हो गया अपना एल माइनस डेल्टा एल। सो कंप्रेसिव स्ट्रेन यहां पे आप अगेन बोल सकते थे कि सर ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या है कि अगर स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है उसको खींचने के कारण, तो उसका लेंथ भी चेंज हो रहा है। तो अब वहां पे जो विजिबिलिटी है, मतलब आप जिसको देख सकते हैं, वह है उसका डिफॉर्मेशन, यानी लोड के कारण स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुआ, और उस स्ट्रेस का इंड्यूस्ड पे उस बॉडी पे विजिबिलिटी क्या देखने लगा कि उसका डिफॉर्मेशन देखने को मिला। अब वो अगर लेंथ में उसका चेंज हो रहा है तो, और वो टेंसाइल फोर्स के कारण हो रहा है, तो आप उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। लेकिन वही अगर आप कंप्रेस करके बोल रहे हैं तो आप उसको लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल। तो आई होप कि ये मीनिंग भी आपको समझ में आ गया। अब यहां पे शियर स्ट्रेन को समझते हैं। फ्लूइड में हम लोग बात किए थे शियर स्ट्रेन का, यानी
पैरेलल में अगर दो फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, मान लीजिए कि ये बॉडी है और इस बॉडी पे हम यहाँ पे दो पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल सरफेस के पैरेलल में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंजेंट बनाते हुए। और अगर हम इसमें कट सेक्शन अगर कहीं कंसीडर करें, दिस वन इज कट सेक्शन, तो इस फोर्स के अगेंस्ट में बॉडी जो है अंदर में एक रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा। तो अब इस रेजिस्टिंग फोर्स में जो है, मान लीजिए कि अपना ये बॉडी का ये एरिया ए है और जिस पे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो मान लीजिए थोड़ा सा हम 3D फिगर बना दे रहे हैं ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो। यानी जब भी आप बात करते हैं टेंजेंशियल फोर्स का, तो आप बोल सकते हैं कि सर टेंजेंशियल फोर्स में मान लीजिए कि ये कोई बंदा टॉप से देख रहा है, तो बोल सकता है कि सर ये मान लीजिए कि सरफेस पे ये कुछ ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है और ये एरिया है, तो वो टू सेगमेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लगेगा। ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर, जस्ट लाइक अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम बुक को देखें, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये बुक है, अब अगर इस पर आप शियर फोर्स लगाते हैं तो इस एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करने लगा। तो उसको रोकने के लिए बॉडी जो है, यानी आप दो फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं स्लाइड होने का चांस रहेगा, तो उसको रोकने के लिए रेजिस्टिंग फोर्स अंदर में लगना शुरू करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पे बोल सकते थे कि सर तब हमारा शियर स्ट्रेस का रिलेशन जो होता, शियर स्ट्रेस, वो हो जाता टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन शियर स्ट्रेन क्या हो सकता था? तो सिंपली माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये स्लाइड हो गया, डिफॉर्मेशन शियर स्ट्रेस इंड्यूस होने के कारण। मान लीजिए कि अब ये डिफॉर्म हो चुका है, तो यहां पे अब बोल सकते थे ऐसा, कुछ ऐसा कि सर ये डिफॉर्मेशन जो है, मान लीजिए कि डी थीटा एंगल से छोटा सा डिफॉर्मेशन है अगर हो गया, और ये आपका मान लीजिए कि मटेरियल का हाइट जो है, ये अपना एल हाइट है, इधर एक टेंजेंशियल फोर्स लगा, इधर भी टेंजेंशियल फोर्स लगा, जिसके कारण इसमें एक डिफॉर्मेशन देखने को मिला। अब अगर हम आपसे पूछे कि बेटा tan d थीटा क्या हो सकता था, तो बोल सकते थे, मान लीजिए हम इसको ABC नाम दे देते, तो ये एक ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बोला जा सकता था कि सर tan d थीटा हो जाएगा AB बाई AC, और AB यहाँ पे हमारा ये डिफॉर्मेशन है, ये AB, और मान लीजिए कि AB x है, जस्ट एग्जाम्पल। तो आप बोल सकते थे कि सर ये AB की जगह पे x लिख सकते थे और ये x बाई एल हो जाएगा। अब अगर ये d थीटा इज वेरी स्मॉल, हम लोग जानते हैं कि अगर थीटा बहुत छोटा हो, हम लोग फ्लूइड के वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किए थे, एक बार आपको रिमाइंड करा दे कि मान लीजिए कि छोटा बहुत, ये हमारा आर्क है और ये मान लीजिए डी थीटा है एंगल, और ये आर है और ये आर है,
और ये डी थीटा जो है डेट इज वेरी स्मॉल, डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। अब अगर हम आपसे पूछे बेटा कि साइन डी थीटा क्या हो सकता था, तो ये आर्क का लेंथ जो है बहुत छोटा में, तो कर्व और स्ट्रेट लाइन में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बोल सकते थे कि सर ये मान लीजिए आर्क का लेंथ एल है, तो आप बोल सकते थे कि सर एल बाई आर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ना। तो अब यहाँ पे ये साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू, और हम लोग जानते हैं कि डी थीटा जो है वो भी एल बाई आर हो सकता था। तो इसलिए आप बोल सकते थे कि दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो बोल सकते हैं कि सर साइन डी थीटा जो है वो इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा, डी थीटा। वैसे ही कॉस डी थीटा कोई पूछे तो कॉस डी थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज बोल सकते थे, यानी आप बोल सकते थे कि सर आर बाई आर, तो ये बन गया 1। यानी यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर डी थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा अब साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा और कॉस थीटा जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो टेन थीटा जो होगा, टेन डी थीटा, वो हो जाएगा साइन डी थीटा बाई कॉस डी थीटा, और ये लिखा जा सकता था डी थीटा बाई 1, सो डी थीटा, सो हम लोग बोल सकते थे कि सर डी थीटा जो है वो हो जाएगा एक्स बाई एल, और यही हमारा कहलाएगा shear strain, shear strain। तो ये था हमारा स्ट्रेन का। एक स्ट्रेस में एक और जानने को मौका यहां पे मिलता है, वो है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या है? मान लीजिए कि ये कोई अपना ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्लूइड में डाल दिए, कोई सॉलिड है। अब इसके सरफेस पे कहीं ना कहीं आपको पता है कि फ्लूइड जो है वो प्रेशर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो ये अब इसके कारण क्या हो सकता है कि इसका शेप में डिफॉर्मेशन आ जाए। मान लीजिए कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो इसका था वो हो गया V, और कहीं कुछ चेंज हो गया, यानी मान लीजिए कि कंप्रेस हो गया बहुत सारा फोर्स लगने के कारण। तो अब यहां पे चेंज इन वॉल्यूम जो होगा, चेंज इन वॉल्यूम, उसको हम लोग मान सकते थे कि सर डेल्टा V मान लेते हैं, डेल्टा V मान लेते हैं, चेंज हो गया V माइनस डेल्टा V, तो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो डेल्टा V डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं। तो यहां पे ये प्रेशर फोर्स के कारण हम यहां पे P ही कॉमन लिख रहे हैं, ये अलग हो सकता था अगर शेप बहुत बड़ा हो जाए, तो उस सिचुएशन में एक हाइट पे प्रेशर सेम होता है, तो हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं P से कि प्रेशर है जो इसके सरफेस पे लग रहा है, और ये फ्लूइड है और ये अपना सॉलिड है, जिसके कारण इसका शेप चेंज हो गया। तो ये स्ट्रेस जो क्रिएट यहाँ पर हो रहा है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ये जस्ट लाइक प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन ये प्रेशर फोर्स है। तो इसलिए आप हाइड्रोलिक स्ट्रेस या प्रेशर फोर्स भी, प्रेशर भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर का भी मीनिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो मान लीजिए आप इसको अगर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है तो आप अगर बड़ा सॉलिड है तो आप P1 P2 दिखा सकते हैं, या एक काम करते हैं P को हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि क्या होगा जब आप देखेंगे तो सर एक लेवल पे प्रेशर सेम होता है, प्रेशर डेप्थ पे डिपेंड करता है, तो आप P सभी जगह सेम क्यों लिख दिए? ये अलग साइज पे डिपेंड करेगा। बॉडी बहुत छोटा अगर है फ्लूइड के कंपैरिजन में, तो हाइट पे तो वो सेम ही दिखेगा सब जगह, जैसा कि हम लोग पास्कल्स लॉ में प्रूव किए थे। हम मान के चलते हैं कि इस पे प्रेशर एक्ट कर रहा है, बस हम केवल लिख देते हैं कि प्रेशर इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, दैट्स द रीजन ये बॉडी का शेप डिफॉर्म हो गया। तो यहां पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, आप बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ
फोर्स पर यूनिट एरिया जो इसके ऊपर लगे। और ये एक्चुअली सीबीएसई जब आप एनसीईआरटी की बुक देखते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस दिया हुआ है। और दूसरा टर्म हमारे पास है यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आप बोल सकते थे कि सर ये लिखा जा सकता था चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब इस सिचुएशन में आपका ये हो जाएगा डेल्टा V बाई V। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब अगर यहां पे अगर हम बात करें, अभी तक तो हम लोग वन डायमेंशनल देख रहे थे, यानी एक ही डायमेंशन में उसका लेंथ चेंज हो रहा था। टू डायमेंशनल अगर हम एनालिसिस करें तो एक चीज देखने को मिलेगा कि यहां पे आपको स्ट्रेन जो है टू डायमेंशनल में दो पार्ट में क्लासिफाई हो जाएगा। एक हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और दूसरा हो जाएगा अपना लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन जैसे कि मान लीजिए ये कहना क्या चाहता है, समझते हैं कि सर अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई करिएगा मान लीजिए हम यहाँ पे एक ही फोर्स का नेचर दिखाते हैं, टेंसाइल फोर्स का। अब आप बोल सकते थे कि सर अगर इसका लेंथ L था और डायमीटर D है, तो इस फोर्स के कारण जो डिफॉर्मेशन हो रहा है तो डायमीटर में भी तो चेंज होगा। अभी तक हम लोग केवल क्या देख रहे थे, लेंथ चेंज हो रहा है, लेकिन टू डायमेंशन में क्या होगा कि एक साथ आपको दो डायमेंशन देखने को चेंजिंग देखने को मिलेगा, एक लेंथ और एक उसका डायमीटर। तो यहां पे आप बोल सकते थे कि सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा, डेफिनेशन वही है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, यानी यहां पे लॉन्गिट्यूडनल मतलब उसके लेंथ में चेंज होना, यानी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यानी आप बोल सकते थे कि सर इसका मान लीजिए कि डेल्टा L चेंज हो गया लेंथ और ओरिजिनल लेंथ L है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहा जाएगा। लेकिन अब अगर यहां पे अगर डायमीटर चेंज हो जाए, जस्ट एग्जांपल, ये कुछ भी हाइट भी हो सकता था, हम डायमीटर मान के चले, सिलिंड्रिकल बार लेके एग्जांपल में चले, तो अब लैटरल स्ट्रेन जो होगा, लैटरल स्ट्रेन वो लिखा जाएगा चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर, यानी उसका अब डायमीटर भी चेंज हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो इसलिए आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें।